रंजन कुमार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट लेक्चर पे ही आते हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखा था। इससे पहले हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमने देखा था तो उसी समय हमने नमक कानून का भी देखा था। नमक कानून का जो गांधी जी ने विरोध किए थे उनके बारे में भी देखा था। नमक कानून क्यों हुआ और नमक कानून को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों रखा गया, ये भी जान लिए थे हम। और ये भी हम जान चुके थे कि गांधी जी ने कैसे लोगों को आह्वान किया कि आप विदेशी जॉब छोड़ दीजिए। विदेशी जॉब जो ब्रिटिश सरकार से आपको मिली हुई है उपाधि, जो उपाधि आपको मिली हुई है वो आप वापस कर दीजिए। जो छात्र हैं वो स्कूल कॉलेज में नहीं जाएं। जितने विदेशी कपड़े हैं, विदेशी कपड़े उसको आप त्याग कर दीजिए, नहीं पहनिए। सूती जो चरखा से काटा हुआ सूती वस्त्र है उसको आप धारण कीजिए। इसके बारे में हम देख चुके थे। तो वो तो बात की बात हो गई। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है, हमारे वीडियो को, तो आई बटन में यहाँ पर दिया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। आपको पता ही है कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय हुए थे। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कुछ आज। पूना समझौता के बारे में चर्चा करेंगे। पूना समझौता क्या है, पूना पैक्ट जिसको नाम से जानते हैं इंग्लिश में। और कांग्रेस का अधिवेशन। दोस्तों, हम कांग्रेस का अधिवेशन से ही स्टार्ट करने वाले हैं। कांग्रेस का अधिवेशन क्यों स्टार्ट करने वाले हैं आपको हम अगले स्लाइड में बताते हैं। और आपको बता दें, अगर इस क्लास का पीपीटी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इस टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे वेबसाइट भी दिया हुआ है, उस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों, कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो कब हुआ था, 1931 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1931 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कब, कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो 1931 ईस्वी में हुआ था। तो हम आपको बोले कि कांग्रेस का जो कराची का अधिवेशन था, जैसे आपको हम पिछले स्लाइड में ले चले, तो हम क्या बोले कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन हम शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 1931 ईस्वी में ये हुआ, ठीक है। 1930 ईस्वी में जो मेरा हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो इसके बाद आती है क्या, 1931 से स्टार्ट ही करना पड़ेगा ना। तो 1931 से क्या हुआ मेरा, 1931 में कांग्रेस का कराची का अधिवेशन हो गया। तो वहीं से हमको देखना है अब। तो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, गांधी, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा नोट्स ही है, समझ एक नोट्स ही आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का एक अधिवेशन 1931 में कराची में आयोजित किया गया। मतलब क्या हुआ, जो गांधी इरविन समझौता था, आपको गांधी इरविन क्या समझौता था, कितना समझौता किए गए थे, वो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। और दिल्ली समझौतों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए, यानी कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको स्वीकृत करने के लिए, लागू करने के लिए, घोषित करने के लिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कराची में हुआ था। कांग्रेस का जो अधिवेशन कराची में हुआ था, कब हुआ था, 29 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। किस लिए हुआ था अधिवेशन, तो गांधी इरविन है, गांधी इरविन जो समझौता है या जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, उस पर बात करने के लिए, यानी स्वीकृति प्रदान करने के लिए, चलिए हम इस गांधी इरविन समझौता को मान लेते हैं, उस पर बात करने के लिए
कराची में एक कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था 29 मार्च 1931 ईस्वी में। ये तो बात हो गई। अब है वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? कांग्रेस का कराची का अधिवेशन 1931 में जो हुआ था उनके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आप किसी एग्जाम में, किसी स्टेट पीसीएस में या किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं कि जो कांग्रेस का कराची का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय वल्लभ भाई पटेल थे, अध्यक्ष थे कांग्रेस का। चलिए, अब है इससे 6 दिन पहले भगत सिंह, इससे 6 दिन पहले ही जो ये समझौता हुआ, जो हुआ था, यानी कि 6 दिन पहले, तो माने 23 मार्च को किनको फांसी दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीन को फांसी दे दी गई थी। कब? तो 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। क्या क्या गया है? यद्यपि गांधी जी ने इन्हें बचाने की कोशिश की थी। मतलब गांधी जी बचाने की कोशिश क्या थी? मतलब जो गांधी जी ने जो मांग रखे थे, 11 सूत्री समझौता रखे थे, उसमें से जो इरविन है वो बोल दिए थे, गांधी जी बोले थे कि भगत सिंह, जो भगत सिंह है, राजगुरु और सुखदेव को आप फांसी की सजा से माफ कर दीजिए, उनको रिहा कर दीजिए। तो तो इरविन जो वायसराय थे उस समय, तत्कालीन वायसराय थे, वो मना कर दिए थे, बोले कि नहीं, हम इस मांग को नहीं मान सकते। तो उस समय तो गांधी जी तो यही किए थे, बचाने काम तो किए ही थे, बचाने काम तो गांधी जी किए थे, क्योंकि वो तो बोल चुके थे कि आप इस मांग को मांग लीजिए, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आप छोड़ दीजिए। लेकिन लॉर्ड इरविन जो वायसराय थे उस समय नहीं छोड़े, पर नहीं, ये मांग छोड़े, आप कुछ भी मांग लीजिए। आगे, किंतु भारतीय गांधी जी से तीव्र नाराज थे। मतलब क्या थे? गांधी जी बहुत ज्यादा नाराज थे। क्यों थे? क्योंकि भारतीयों का मानना था ये कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने से गांधी जी बचा सकते थे। कैसे? तो मान लीजिए जो 11 सूत्री समझौते गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के पास रखे थे, 11 सूत्री समझौते, उसमें तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी से माफ करने था। लेकिन जो लॉर्ड इरविन थे, तत्कालीन वायसराय, जो इसका तो बात माने नहीं इनका, तो गांधी जी को क्या करना चाहिए था? इस पर सिग्नेचर ही नहीं करना चाहिए था। गांधी जी सिग्नेचर कर दिए कि ठीक है, हम अपनी 2 मांग नहीं माने हैं ना, ठीक है, हम सिग्नेचर करने के तैयार, मानने के तैयार हैं। तो चाहते तो गांधी जी सिग्नेचर नहीं करते, बल्कि नहीं, हमको ये भी 2 मांग हमको चाहिए तब सिग्नेचर करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसी तो जब गांधी जी सिग्नेचर किए तो भारतीयों का ये मानना था, आखिर गांधी जी ने सिग्नेचर क्यों किया, हस्ताक्षर क्यों किए, मानना ही नहीं चाहिए उनका बात। तो इसलिए भारतीयों को लगा ये कि महात्मा गांधी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा से बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचा पाए, इसलिए उनकी गलती है, उनको बचाना चाहिए था। अब है, तो गांधी जी से अपेक्षा थी कि वे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, यानी कि यही बता दिया अभी कि सब भारतीय यही सोच रहे थे कि गांधी जी तो समझौता करेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों मांग तो माने ही नहीं है, इसलिए। और सिग्नेचर तो कर दिया, हस्ताक्षर तो कर दिए। इसी कारण भारतीयों में ज्यादा आक्रोश था गांधी जी के प्रति उस समय। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है कराची में, जो कराची है, कराची में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे? कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 19 मार्च 1931 ईस्वी में। 19 मार्च 1931 ईस्वी में कांग्रेस का जो कराची का अधिवेशन हुआ था,
उसमें क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे? तो पहला प्रस्ताव तो ये है कि किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात दोहराते हुए कांग्रेस ने इन क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की। प्रस्ताव तो यही था कि राजनीतिक हिंसा नहीं करना है इनका, क्योंकि कांग्रेस, गांधी जी कांग्रेस में थे और गांधी जी से तो हिंसा का तो एकदम कट्टर विरोधी थे, अहिंसा के थे, अहिंसा के पुजारी थे वो, अहिंसा के पुजारी थे। कौन? गांधी जी। और तो क्या कहा गया? किसी भी तरह की किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात, यानी क्या गांधी जी क्या बोल दी, यानी कांग्रेस क्या बोल दिया? मैं राजनीतिक हिंसा को समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन उस समय क्या बोले? राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात उड़ाते हुए क्या बोले? हम तो राजनीतिक हिंसा को नहीं मानते हैं, उसमें करना ही नहीं चाहिए, राजनीतिक हिंसा हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं, उसका समर्थन कर ही नहीं सकते। तो उसी बात को दोहराते हुए ये भी बात कह डाली कि जो क्रांतिकारी है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी वीरता जो है, जो साहसपूर्ण दिखलाएं अपना, और बलिदान की प्रशंसा की, क्योंकि ये तीनों तो हिंसा का रूप अपना रहे थे। ये तीनों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तो हिंसा का रूप अपना रहे थे। फिर भी कांग्रेस ने इनका वीरता और बलिदान का प्रशंसा किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी का विरोध बहुत ज़्यादा जोर से चल रहा था, इसलिए ये इसमें, लेकिन ये भी बात तो दोहराई थी ना कि मैं राजनीतिक हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, राजनीति में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, नहीं होती। तो पहला तो ये प्रस्ताव था। दूसरा था कि दिल्ली समझौतों को मंजूरी दे दी गई। वही बताया आपको पीछे हम कि कहा गया था क्या कि गांधी जी जो फांसी की सजा थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की, वो तो वायसराय मांगे माने नहीं थे। उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन थे, वो तो माने नहीं थे, तो इनको सिग्नेचर तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो दिल्ली में एक समझौता हुआ था, यानी कराची का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें इस समझौता को, गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया, यानी कि उस पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर कर लिया गया। दूसरा था कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। जैसे सविनय अवज्ञा में तो दोहराया गया था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमको। उसी बात को बरकरार रखते हुए कराची के अधिवेशन में भी यही बात कहा गया कि कांग्रेस का लक्ष्य है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति। चौथा, कांग्रेस ने दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया। उस समय जो कराची का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस ने दो मुख्य रूप से, ऐसे तो बहुत है लेकिन मुख्य रूप से दो प्रस्ताव को अपना लिया। कौन कौन से? तो एक था मौलिक अधिकारों और, यानी एक था मौलिक अधिकार, किसी का मौलिक अधिकार को हनन नहीं होनी चाहिए, और दूसरा था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध था। मतलब जो राज्य की आर्थिक है कार्यक्रम, यानी कि इसको कह लीजिए आम भाषा में आप बजट, उसके संबंध में था कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, यार कि मेरे ही देश का पैसा विदेश में ब्रिटेन भेज रहे हैं ब्रिटिश वाले। तो
इसमें हम क्या बोले, कांग्रेस ने दो प्रमुख मुख्य प्रस्तावों को अपनाया था। एक था मौलिक अधिकार, दूसरा था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध। अभी अगला स्लाइड में ये देखते हैं हम कि जो मौलिक अधिकार है सॉरी मौलिक अधिकार है उससे संबंधित जो प्रस्ताव थे, क्या क्या मौलिक अधिकार में क्या क्या मौलिक अधिकार तो बहुत है, यानी कि कितना है, 6, पहले 7 थी। संपत्ति का अधिकार ही मौलिक अधिकार था, अब 6 हो गया, उसको हटा दिया गया। तो कहा गया था उसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध था। तो मौलिक अधिकारों से संबंध में जो प्रस्ताव पेश किए गए थे कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, वो क्या थे? तो कुछ इस प्रकार है, जैसे 8 इस प्रकार है। पहला क्या था? पहला यह था कि अभिव्यक्ति एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें मौलिक अधिकार में ये कांग्रेस ने क्या जोड़ दिया कि जो हमें अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता मुख्य रूप से माना जाता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता उसको पूर्ण रूप से दे दी जाएगी। दूसरा था संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि इस मौलिक अधिकार में ये भी शामिल किया गया कांग्रेस के द्वारा कि आप संगठन बना सकते, चाहे जितना भी संगठन सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन में हो, आप संगठन बना सकते हैं। तो ये किस में आ गए? मौलिक अधिकार से संबंध के प्रस्ताव में थे ये। तीसरा था सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता, जैसे अभी है। वयस्क मताधिकार का मतलब, सार्वभौम वयस्क मताधिकार मतलब क्या हुआ कि सभी व्यक्ति जो वयस्क हो चुके हैं, यानी 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके मत अनुसार, क्या लिखा हुआ है, मताधिकार के आधार पर, यानी उनके मत के अनुसार, उनके वोट के आधार पर चुनाव की स्वतंत्रता होगी, जो अभी प्रणाली चल रही है। उस समय मौलिक अधिकार में ये भी शामिल किया गया था प्रस्ताव में। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। किस अधिवेशन के द्वारा? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन के द्वारा। तो कब हुआ था? 29 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। चौथा हम देखते हैं सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता, जो अंग्रेज सरकार में नहीं थी। इस पे रोक लगा दिया था अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने। तो इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि आप स्वतंत्र रूप से एक सभा या सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। पांचवा था जाति, धर्म एवं लिंग से हटकर कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया था कि जो कानून के अंदर में जो समानता है, सबके लिए एक समान होना चाहिए, चाहे वो जाति के लिए अलग से हो या धर्म के हिसाब से हो या किसी लिंग के आधार पर, यानी महिला पुरुष हो, किसी भी प्रकार से किसी के रूप में जो कानून का है समानता का अधिकार एक होना चाहिए, जो अभी चलती आ रही है। उसका छठा है सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव। यानी कि अभी जिसको हम कहते हैं क्या, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत भारत अपनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ पे कोई भी धर्म रह सकता है, बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसी समय बोल दिया गया था कि मौलिक अधिकार में प्रस्ताव ये दिया गया था कि सभी धर्मों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव होना चाहिए, यानी कि जो देश है, देश के अंदर में सभी धर्म एक समान होंगे। सातवां है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी, यानी कि जो सरकार है, सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी सभी को, और प्राथमिक शिक्षा सभी को दी जाएगी।
ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसको शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा सबको दी जाएगी। चलिए आठवां आठवां देखते हैं कि अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा, लिपि की सुरक्षा की गारंटी थी। मतलब जैसे पहले ऐसा होता था कि ब्रिटिश सरकार तो इंडियन को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, लिपि के आधार पे बंटवारा करना चाहता था। फूट डालो और शासन करो का मतलब यही था। तो उस समय क्या था, प्रस्ताव में कहा गया था अल्पसंख्यक होता विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा, लिपि की सुरक्षा की गारंटी होगी। इसमें किसी भी प्रकार से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी अल्पसंख्यक से हो, या किसी भी संस्कृति से आती हो, या किसी भी भाषा से हो, हिंदी, संस्कृत, तमिल कुछ भी हो, या किसी भी लिपि से आती हो, सबका सुरक्षा का भाव इसमें हम प्रदान करते हैं, प्रस्ताव करते हैं। तो एक तो हो गया मौलिक अधिकार पर। अब दूसरा क्या था मेरा, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध था। जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उनमें निम्नलिखित थे शामिल। जो आर्थिक कार्यक्रम के संबंधों में प्रस्ताव किए गए थे कांग्रेस का कराची अधिवेशन, उसमें क्या क्या थे तो चल देखते हैं। पहला ये था कि लगान और माल गुजारी में उचित कटौती की जाएगी। यानी लगान था, जो टैक्स था, इसको आप टैक्स बोल सकते हैं, टैक्स और माल गुजारी, यानी इसको भी एक तरह से आप टैक्स भी बोल सकते हैं। उचित कटौती की जाएगी, यानी कि बहुत कम आपसे टैक्स लिया जाएगा। अब है अलाभकर जोतों को लगान से मुक्त। मतलब क्या हुआ, जो जिस भूमि से, जिस खेत से, आप खेत बोल लीजिए, जिस खेत से जो लगान, जो खेत अलाभकर है, यानी मान लीजिए जो भूमि, जो खेत बंजर हो चुकी है, उसको लगान से मुक्त कर दिया जाएगा। मान लीजिए जिस पे कोई फसल ही नहीं उगती है तो उस पर टैक्स क्यों देना। लेकिन ब्रिटिश सरकार ऐसा करती थी, ब्रिटिश सरकार ऐसे करती थी, जमींदार को नियुक्त कर दिया। अब फसल हो ना हो, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गया, उससे कोई मतलब नहीं थी ब्रिटिश सरकार को, बस हमको टैक्स चाहिए, आप कहीं से दीजिए। लेकिन इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि जिस भूमि पर, जिस खेत में फसल नहीं लगेगी, उससे लगान नहीं लिया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, 0 रुपया लिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या था, किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण। किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण। मान लीजिए अब किसी किसान को पैसे की जरूरत है, तो किससे लेता था, सूदखोर से। सूदखोर मान लीजिए 10 रुपये लेता है सैकड़ा ब्याज के रूप में। लेकिन इस सरकार क्या की, बोले कि हम आपको टैक्स आपको देंगे, हम क्या देंगे, कर देंगे, हम आपको ऋण देंगे हम कम ब्याज पर, लेकिन आप सूदखोर से मत लीजिए क्योंकि आपको ठग रहा है वो। तो सूदखोर पर नियंत्रण लगाया गया, नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव किया गया था। अब मजदूरों के लिए बेहतर सेवा शर्तें, महिला मजदूरों की सुरक्षा तथा कायम के नियमित घंटे। मतलब मजदूरी के लिए जो बेहतर सेवा शर्तें थी कि महिला मजदूर को विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए था और उसके लिए घंटा भी निर्धारित किया जाना चाहिए। अगला है कि मजदूरों और किसानों को अपनी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता होगी। मान लीजिए अब किसान है, किसान समूह है, उसका यूनियन बन गया,
क्यों बन गया? क्यों? मतलब सारे किसान एक यूनियन बन गए, मतलब सारे किसान जितने भारत के किसान हैं सब उस यूनियन से जुड़ गए, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो यूनियन लीडर जाता है। जैसे आप इस तरह से मान लीजिए, कॉलेज में क्या होती है, छात्र होता है, छात्र अध्यक्ष, यानी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम होती है तो छात्र अध्यक्ष सुलझाते हैं। उसी तरह किसानों और मजदूरों को अलग अलग यूनियन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है इस प्रस्ताव में। अगला है प्रमुख उद्देश्यों, परिवहनों, खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखने का वायदा। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, प्राइवेटाइजेशन का युग चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन का युग चल रहा है, यानी परिवहन मार्ग, खाद्य मार्ग सब अब प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। क्यों? तो इससे फायदा भी होता है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है। इस पे हम अलग वीडियो बना लेंगे कि देश में प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया था, यानी कांग्रेस के 81 अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज, पहले तो पूर्ण स्वतंत्रता की परिभाषा दी थी, लेकिन इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की परिभाषा किया और बताया कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। यानी जनता को बताया कि पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है, पहले जानते हैं आप? अगर नहीं जानते तो हम बता रहे हैं आपको, हम परिभाषित कर रहे हैं इसको। क्या परिभाषित किया? कांग्रेस ने यह भी घोषित किया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी की भी आवश्यकता हो। मतलब साफ तौर पर कहने का मतलब ये है, ये चीज जो जनता को शोषण को समाप्त करना है, शोषण से, तो राजनीतिक आजादी के साथ साथ राजनीतिक आजादी स्वतंत्रता थी ही, पहले से थी राजनीतिक स्वतंत्रता की, साथ साथ आर्थिक आजादी की भी आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे है गोलमेज सम्मेलन, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसको BBI आप लगा सकते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे 10th 12th में करते हैं तो अभी भी कर लीजिए, क्या होगा। चलिए गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन क्या था, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, इस लेक्चर में हम आज वही जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, ये हम बता चुके थे पिछले क्लास में, जो उस समय के पार्टी थे, नए नए प्रधानमंत्री ही बने थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश की सरकार में सत्ता में आए थे रैमजे मैकडोनाल्ड की पार्टी, और उस समय प्रधानमंत्री यही थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो क्या है, ब्रिटेन के लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड इस बात पर सहमत हुए कि एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। मतलब जो इतने आंदोलन हो रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, नमक कानून हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सविनय असहयोग आंदोलन हुआ, बहुत से ऐसे आंदोलन हुए, और गांधी जी तो इसमें थे ही। तो बहुत ऐसा आंदोलन जिससे अंग्रेज यानी ब्रिटिश घबरा गए। वो बोले कि ठीक है, हम गोलमेज सम्मेलन एक आयोजन करते हैं, एक गोलमेज सम्मेलन आयोजन करते हैं, उसमें भारतीय क्या चाहते हैं उस पर हम बात कर लेंगे। ठीक, तो वो लॉर्ड इरविन बोले ठीक है, हम आयोजित करवाते हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो उस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1931 से जनवरी 1931 तक
मतलब नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट आ जाएंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो नवंबर 1931 से जनवरी 1931 के बीच। नवंबर 1930 से जनवरी 1931। चलिए, सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के निमित्त से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। मतलब हुआ ये कि जो 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, साइमन कमीशन क्या है उसके बारे में हम जल्दी वीडियो अपलोड होने वाली है। तो साइमन कमीशन में 7 व्यक्ति थे जो अंग्रेजी थे। थोड़ा सा झलक बता दे रहे हैं साइमन कमीशन की। 7 सदस्य थे, उसमें 7 वो अंग्रेजी थे। जिससे भारतीयों में और आक्रोश हो गया कि भाई मेरे को क्यों नहीं लिया, यानी भारतीयों को क्यों नहीं लिया। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के नियम से, यानी कि संवैधानिक मुद्दा ये तो बहाना था, एक बस ढकोसला था ये। साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, यानी कि जो साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंपा था उस पर और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन लंदन में बुलाया गया था, गोलमेज सम्मेलन, जहाँ पे कांग्रेस के अधिकारी को आमंत्रित तो किया गया था, लेकिन कांग्रेस का एक एवं अधिकांश व्यक्ति संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। उस समय मुख्य पार्टी तो कांग्रेस ही थी। जब कांग्रेस ने बहिष्कार किया तो लगभग सारे बहिष्कार कर दिए। वहीं मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा भारतीय रजवाड़ों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोल सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। तो क्वेश्चन किसने लिया था, मुस्लिम लीग ने लिए थे, हिंदू महासभा लिया था, उदारवादियों ने लिया था, दलित वर्ग लिए थे, भारतीय रजवाड़े के जो राजा थे वो लिए थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि जो व्यक्ति इस सम्मेलन में भाग लिए होंगे या लेंगे उसे मुख्यतः 3 रूप में बांटा जाता है। कौन कौन से रूप है नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। तो क्या क्या है, मुख्य रूप से किस रूप कितने में विभक्त किया जाता है, यानी कि जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे उसको 3 भागों में बांट दिया गया था। तो 3 मुख्य रूप से 3 भाग में विभक्त किया गया था। कौन कौन से थे तो वही हम देखते हैं इधर। पहला था ये था कि तीनों ब्रिटिश दल, लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और श्रमिक दल के प्रतिनिधि, यानी कि इसमें कौन कौन शामिल थे, तो ब्रिटिश दल का लिबरल, कंजर्वेटिव और श्रमिक दल। दूसरा था भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य। मतलब ये हुआ कि भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, यानी कि जो ब्रिटेन का अधिकारी था इंडिया में मनोनीत करते थे सदस्य को, वो शामिल थे क्योंकि वो तो उनके ही पक्ष में थे। अब ये भारत के राज्यों से राजकुमार, उनके द्वारा मनोनीत सदस्य प्रतिनिधि शामिल थे, यानी राजकुमार या उनके द्वारा जो बना प्रतिनिधि थे भारत के राज्यों से राजकुमार, यानी कि जो राजकुमार थे वो उनके द्वारा मनोनीत किए जाते थे, प्रतिनिधित्व करते थे।
अब है, इस सम्मेलन में राज्य लोक संगठन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। मतलब ये हुआ कि इसमें राज्य कोई भूमिका निभा नहीं रहा था, अपना कोई भूमिका नहीं निभा रही थी राज्य, यानी स्टेट का ले आप। प्रतिनिधियों के मनोनयन का मुख्य आधार, प्रतिनिधियों के मुख्य आधार ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा तथा उनके स्वशासन संबंधी विचार था। मतलब कि प्रतिनिधि उन्हीं को मनोनीत किया जा सकता था मुख्य रूप से, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा रखता हो, जो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा रखता हो, स्वशासन संबंधी विचार उनका अच्छा हो, उन्हीं को मनोनीत करते थे ब्रिटिश सरकार इंडिया में। इस सम्मेलन के दौरान केवल समस्याओं व विचारार्थ विषय ही प्रस्तुत किए गए हैं। यानी कि इस सम्मेलन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ समस्या पर विचार किया गया था, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका। इस पर सिर्फ समस्या पर विचार किया गया था, इसलिए कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। मतलब कि परमानेंट परिणाम कुछ भी नहीं आया। वैसे भी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस उस समय के, जो 1985 में हुआ था, सॉरी 1885 में हुआ था, कांग्रेस संगठन ए.ओ. ह्यूम द्वारा। तो वैसे भी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन यानी कांग्रेस थे उस समय के, किस सम्मेलन में भाग न लेने से यह सम्मेलन अधूरा सा हो गया था। यानी कि इंडिया का जो एक महत्वपूर्ण पार्टी था कांग्रेस, वो तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग ले नहीं रहे थे, इसलिए ये अधूरा सा हो गया था। अंततः 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यह सम्मेलन समाप्त हो गया। यानी कि जब इसमें कोई भाग ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर सम्मेलन रखा क्यों जाएगा, पैसा क्यों बर्बाद करें हम। तो अब 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि, यानी कि वास्तविक उपलब्धि मतलब बिना किसी कारण के, यह सम्मेलन समाप्त हो गया। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, देखते हैं। अब है, दिल्ली समझौते के प्रावधान के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 19 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुए। यानी कि दिल्ली समझौते में जो प्रावधान हुआ था, उसके अंतर्गत कांग्रेस से सिर्फ एक ही व्यक्ति के वहां प्रतिनिधित्व किए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और कौन थे, गांधी जी थे। गांधी जी के रूप में उन्हें शिरकत की गई थी। 29 अगस्त को 1931 में लंदन के रवाना हुए फ्लाइट से गांधी जी। अब क्या है, 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले इस सम्मेलन में गांधी जी के राजपुताना नामक जहाज में महादेव देसाई, यानी कि जिस जहाज से जा रहे थे 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले इस सम्मेलन में गांधी जी के राजपुताना नामक, यानी कि उनका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी जिस जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे, उस जहाज का क्या नाम था, तो राजपुताना।
उस जांच में कौन कौन थे? महादेव देसाई थे, मदन मोहन मालवीय थे, जो मदन मोहन मालवीय थे बीएचयू का संस्थापक, देवदास गांधी, देवदास गांधी थे, घनश्याम दास बिरला एवं मीराबेन भी थी। उस जहाज में, राजपूताना जहाज में गांधी जी के साथ साथ ये लोग भी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रैमजे मैकडोनाल्ड की इस घोषणा के साथ संपन्न हुआ। यानी कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो रहा था, तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उसने एक घोषणा के साथ ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त कर दिया। क्या घोषणा थी? तो 4 घोषणा थे। पहला ये था कि 2 मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं चीन का गठन किया जाएगा। 2 मुस्लिम प्रांतों, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत सिंध, 4, 1 2 3 4, यानी 2 मुस्लिम प्रांतों, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध का गठन किया गया। अब है दूसरा, भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा क्या कहा गया था कि भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना। यानी भारतीय सलाहकार नहीं थे, लेकिन अब कर दिया गया है। भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना की जाएगी, यानी कि वैसा परिषद का स्थापना की जाएगी जो सिर्फ सलाह देने का काम करेगी। ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लगाया था। अब 3 विशेषज्ञ समितियां, कौन कौन? वित्त, मताधिकार एवं राज्यों संबंधी समिति का गठन। 3 विशेष समितियां थी, वित्त, मताधिकार एवं राज्यों से संबंधित था। चौथा, यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। मतलब अगर ऐसा कहा गया कि सभी नियम एक साथ नहीं रहे, तो यह सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा होगी। इस सम्मेलन में सरकार भारतीयों की मुख्य मांग स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का विचार करने में असफल रही। यानी इतना सारा कुछ हो गया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, प्रथम भी हुआ, तो लेकिन द्वितीय में ये कहा गया कि 28 सितंबर 1931 को गांधी जी भारत लौट आए। यानी कि 28 दिसंबर 1931 को कहाँ 31 को लंदन से वापस आ गए, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। गांधी जी भारत लौट आए। 29 दिसंबर 1931 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया। मतलब जब अंग्रेज मान ही रहे थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करना मेरा फर्ज बन जाता है। इसलिए कब स्टार्ट हुआ था दोबारा? 29 दिसंबर 1931 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने, यानी कि जो कांग्रेस का मुख्य अधिकारी थे, कार्य करने वाले, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से स्टार्ट करने का शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि जब नमक कानून हुआ था वो सफलतापूर्वक लग गई थी, तो उस समय सविनय अवज्ञा में फिर से स्टार्ट किया गया था 1931 में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है मेरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो क्या लिखा हुआ है? तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच किया गया। मतलब
यानी कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच किया गया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया था फिर से। जैसे पहले में तो लिए नहीं थे, पहले में तो फर्स्ट में नहीं लिए थे, सेकेंड में लिए थे, थर्ड में नहीं लिए थे, थर्ड में नहीं लिए थे, तीसरे में भाग नहीं लिए थे। क्या लिखा हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। नहीं कोई अध्यक्ष भाग लिए थे और नहीं गांधी जी ने भाग लिया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये अपना परिणाम समझ गए थे। इसमें कई अन्य भारतीय नेताओं ने भागीदारी नहीं की, यानी कि बहुत ऐसे ऐसे नेता थे जो फोटोजेनिक नहीं थे। इसमें कई अन्य भारतीय नेताओं ने भागीदारी नहीं की। भारतीय नेताओं ने कोई भागीदारी की ही नहीं, जैसे महात्मा गांधी नहीं किए तो कोई नहीं, अलग अलग नहीं किए। और पहले दो सम्मेलनों की भांति इसमें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, यानी कि जितना पहले जो हासिल हुआ था फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड ट्रिप में, तो कहा पहले दो सम्मेलनों की भांति पहले दो सम्मेलनों की भांति इसमें भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ, यानी कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसी तरह तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कुछ हासिल नहीं लगा। इसकी अनुशंसा मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित हुई, यानी कि यह अनुशंसा की गई कि विशेष विश्लेषण हेतु, यानी कि अनुशंसा मार्च 19 में एक श्वेत पत्र में प्रकाशित हुई, जिस पर बाद में ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई थी। अनुशंसाओं के विश्लेषण हेतु एक संयुक्त समिति गठन की गई, यानी कि अनुशंसा जो विश्लेषण संयुक्त समिति गठित की गई थी और भारत के एक नया अधिनियम बनाने को कहा गया था। इसमें तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कहा गया था, क्या कहा गया था कि भारत के लिए एक नया अधिनियम बनाया जा रहा है। इस समिति ने फरवरी 1935 में एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया। यानी कि इस समिति ने यानी तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें फरवरी 1935 में एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया गया, एक विधेयक लागू किया गया, जिसे जुलाई 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में लागू किया गया। जो ये समिति थी 1935 में एक विधेयक का मसौदा किया था, उसी विधेयक को भारत सरकार अधिनियम 1935 माना जाता है और 35 कहा भी जाता है। चलिए अब देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पश्चात सरकार का परिवर्तित रूप क्या था। यानी कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लगभग थोड़ा मतलब कहा जाए कि थोड़ा सा प्रभावित रूप रही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो क्या रुख अपनाया था? तो 3 रुख अपनाए थे, वो हम देखते हैं नीचे। चलिए नीचे हम देख रहे हैं, दिल्ली समझौते से उच्च ब्रिटिश अधिकारियों के सम्मुख यह तथ्य उभरकर सामने आया कि इस समझौते से कांग्रेस की प्रतिष्ठा एवं भारतीयों के उत्साह में वृद्धि हुई है। तो
प्रतिष्ठा एवं भारतीयों के उत्साह में वृद्धि हुई थी तथा ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा था। यानी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन थी वो तो भारतीय के हक में थी, तो भारतीयों को तो सम्मानजनक मिली, लेकिन ब्रिटिश को यह अपमानजनक लगा, अपमानजनक अधिकार पहुंचा। फलतः उन्होंने यथास्थिति को परिवर्तित करने की घोषणा बनाई, यानी कि जैसा चल रहा था उसको बदलने की घोषणा बना ली ब्रिटिश सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रावधानों को अपनाने की रणनीति बनाई। तीन प्रावधान बनाने की नीति अपनाई। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। कौन कौन से 3 थे देखते हैं। गांधी जी ने पहला था, गांधी जी को पुनः कोई जन आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें कहा गया था कि गांधी जी को जो तरह जाके आंदोलन करते हैं ना, उनको तुरंत कोई आंदोलन करने नहीं दिया जाएगा। दूसरा था, कांग्रेस की सद्भावना आवश्यकता नहीं है। यहाँ की सब कांग्रेस का समझ तो कोई मानना मतलब नहीं रखा। अपितु इसके स्थान पर उन लोगों का सहयोग एवं समर्थन अति आवश्यक है जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध हुकूमत का साथ दिया है। उदाहरण सरकारी सेवक एवं राजभक्त। यानी कि ऐसा कहा गया था कि आप किसी भी देश को, मेरे भारत का हो, काम मेरे लिए कर रहे हैं, पैसा तो आप ही को देंगे। तो इसीलिए सरकारी सेवक जो थे वो तो कुछ इंडियन भी थे, इसमें इंडियन भी थे। राजभक्त, उसको राजभक्त कहा जाता था। तीसरा था, राष्ट्रीय आंदोलन को अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित एवं संगठित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन को अब, यानी कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे तो महात्मा गांधी ने गांव जाकर, ग्रामीण स्तर पर जाकर राजनीति का प्रचार किए। तब ये कहा गया इसमें कि नहीं लिखने के लिए, जो जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन को जो अब ग्रामीण क्षेत्रों में सब प्रसारित हो सके, हम बोले आपको कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांव में जाकर राजनीतिक प्रचार किए, लेकिन उनको अब मना कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा, यानी कांग्रेस जो अध्यक्ष उनके द्वारा सविनय अवज्ञा पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा के पश्चात भारत के नए वायसराय विलिंगटन, यानी कि कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी कि हम फिर से सविनय अवज्ञा चलाएंगे। उससे पहले ये उस समय नए वायसराय थे विलिंगटन ने 31 दिसंबर 1931 को गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। यानी गांधी जी बोले कि चलो नया वायसराय हैं तो उनसे मिलना जरूरी है। मिलने गए तो वो बोल दिए नहीं, हमको गांधी को जानते नहीं, हम मिलना ही नहीं किसी से हमको। किसने बोला? तो वायसराय ने। वायसराय कौन थे? विलिंगटन थे। 14 जनवरी 1932 को गांधी जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय तो गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद फिर से 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सरकार क्या क्या रुख अपनाए। तो यही 3 रुख अपनाए थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि सरकार की कार्रवाई क्या रही, यानी कि सरकार की कार्रवाई क्या रही थी इसमें। यानी कि 4 जनवरी 1932 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन पर पूर्ण रूपेण हमला प्रारंभ कर दिया। यानी जब कहा गया कि मेरे पास तो इनका प्रणेता ही आ गए हैं तो इनको ही गिरफ्तार कर लिया, और जितना आंदोलन कर रहा था
पूर्ण रूप से हमला प्रारंभ कर दिया। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, असहयोग आंदोलन पे लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय लाठी खाने से उनकी डेथ हो गई थी। तो उन पे आघात करना शुरू किया पूर्ण रूप से। नागरिक सैनिक कानून की शुरुआत हो गई, यानी नागरिक पर सैनिक कानून लागेगा। सरकार का ये रुख था। सभी स्तरों पर कांग्रेस के संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी किसी भी स्तर पर कांग्रेस का जो संगठन है वो नहीं चला सकता, नहीं चल सकता है, प्रतिबंधित कर दिया है, मना कर दिया है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया। जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता थे सबको जेल में डाल दिया और दमन करना शुरू कर दिया। कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोगों को यातनाएं दी गई, यानी कि जो भी कांग्रेस के बारे में कुछ बोलता था अच्छी, तो उसे बहुत यातनाएं दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जो नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार थे, वो भी समाप्त कर दिए गए थे। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनका संपत्ति भी कुर्क कर लिया जाता था, यानी पूरा संपत्ति ले लिया जाता था। तथा गांधी जी के आश्रम पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया गया, यानी गांधी जी का आश्रम कौन थे? साबरमती की आश्रम। उन पर अंग्रेजों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। प्रेस के खिलाफ भी कार्रवाई की गई, यानी कि प्रेस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बताएंगे हम, उस पर लागू की गई। इसके उसके तहत ये था कि किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यही थी की गई। तथा राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है सांप्रदायिक निर्णय और पुनः समझौता। इसके बाद पुनः समझौता हम देखेंगे। चलिए, तो सांप्रदायिक निर्णय और पुनः समझौता क्या था? तो पहले तो हम इसको देखेंगे सांप्रदायिक निर्णय क्या था, उसके बाद पुनः समझौता देख लेंगे। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति कहा गया, यानी कि जिसे लोथियन समिति कहा गया था, जो लोथियन समिति कहा गया था, उनपे क्या क्या था? भारतीय मताधिकार समिति का गठन किया गया था। उसके अनुसार, किसके अनुसार? लोथियन के अनुसार। लोथियन बुक था। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। मतलब संप्रदाय के निर्णय पर अवार्ड दिया जाएगा। साइमन कमीशन के प्रमुख अपनी गवाही में अंबेडकर ने इस बात पर बल दिया कि दलित या वंचित वर्गों को एक अलग वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब क्या? जो साइमन कमीशन के समूह जो भीमराव अम्बेडकर ने अपना बात रखी, तो वो बोले सिंपल सी बात कि दलित हो या वंचित वर्ग कोई भी हो, अलग वर्ग के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए उनको। इसे हिंदू जाति से पृथक एवं एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अछूतों के अधिकार की पूर्ति हेतु सीधी कार्रवाई की वकालत की। मतलब जो अछूतों का अधिकार था, जो अछूते जिस जमान कहा जाता था, उस पर सीधी कार्रवाई की जा सकती, सीधी कार्रवाई कर सकते थे। ऊंची जाति या वर्गों से स्पष्ट विरोध के कारण, यानी ऊंची जाति जो थे उसको बहुत ज्यादा विद्रोह किया जा रहा था उनके द्वारा। तो अंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुधार केवल सरकार के उद्देश्यपूर्ण कारणों से ही हो सकता है। यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे बात पढ़ के बाद, सुनने के बाद, सब कुछ करने के बाद
उद्देश्यों का कार्यान्वयन कर सकता है और वंचित वर्गों को लोक सेवा के सभी स्तरों पर अधिक प्रतिनिधित्व देना होगा। यानी कि जब बिहार पे राज करना है तो इनके काम में ढिलाई देना पड़ेगा, ये ब्रिटिश का कहना था। तो कहा गया कि सभी स्तरों पर अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने को कहा गया था। बस साइमन कमीशन पे एक हम अलग वीडियो लाने वाले हैं, अब देख लीजिएगा। तो साइमन कमीशन ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग को निरस्त कर दिया। यानी कि जो साइमन कमीशन थे, जो दलित के प्रणेता थे भीमराव अम्बेडकर के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की मांग को निरस्त कर दिया गया। यानी कि अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे, जो ठुकरा दिया गया। लेकिन उसने सीटों के आरक्षण की अवधारणा को बनाए रखा। सीट उतना ही था, बस स्पीड कम हो गया। उसने सभी 8 प्रांतों में वंचित वर्गों के लिए कुछ सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मेरा है पूना समझौता। चलिए, तो पूना समझौता में कौन सी समझौता हुई थी? जो पूना में जो समझौता हुआ था उसमें कौन कौन सी समझौता हुई थी वो महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं क्या क्या गया है। 24 सितंबर 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से स्वर्ण जाति हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया जाना चाहिए, यानी किया गया। पूना पैक्ट में क्या था कि दलित और हिंदू नेता दोनों मिलकर, जो ऊंची जाति के हिंदू थे तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इस पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूना समझौता क्या है, अगर एक शब्द में आपको दिया जाए, एक वर्ड में दिया जाए, एक सेंटेंस में दिया जाए, तो क्या क्या आ जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से स्वर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। यानी दलित उन जाति और नीच जाति में एक समझौता किया गया पूना समझौता में। और इस समय में समझौता के अनुसार क्या था? पहला ये था कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचित मंडल समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो जातीयवाद में होता था उसको सिर्फ अब एक ही कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखा गया। तीसरा था प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीट आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीट प्रदान करने का वचन दिया गया था। मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20, बिहार एवं उड़ीसा में 18, बंबई में इतना, पंजाब में 8 तथा असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। हाँ, तो मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20 ये थे, सुरक्षित किए गए थे। चलिए अब दूसरा, कहाँ सुरक्षित किया गया दलितों का स्थान, तो वो तो बता दिए। चलिए, यह वादा किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। यानी जो मुस्लिम क्षेत्र थे उनमें से कटौती करके दलितों को दे दिया जाएगा, जो सांप्रदायिकता का उल्लंघन था। अब है धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन था।
अगला है केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए, यानी दलित वर्ग जो थे उसको सामने लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी कि उसको बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दे दी। यानी इसी पूर्ण समझौता में यह हुआ था कि अब चुनाव होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। यानी जितनी आप पढ़े हो उसी के अनुसार आपको कोई जॉब दी जाएगी। दलित वर्ग के बारे में बोला जा रहा है। सरकार ने पुनः समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया। यानी जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, तो पुनः समझौता था सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित करने पर इसे स्वीकार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने। उसके बाद क्या था, कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। यानी कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया था कि जो दलित वर्ग है उनको प्रशासनिक सेवा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि उनको आरक्षण दे करके सेवा में जाना चाहिए, जिससे ये होगा कि जो दलित वर्ग है वो भी आगे आ सके खुलकर। अगला पॉइंट है, अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। यानी जो दलित के नेता थे भीमराव अंबेडकर, उनमें उनका ये विचार था कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया उस समय। अगला पॉइंट है संचित वर्गों के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लुथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट के अनुसार किया जाएगा। यानी जो लुथियन समिति थी उसमें यह चर्चा की गई थी केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल को कैसे मताधिकार किया जाना चाहिए। अब अगला पॉइंट है केंद्रीय विधानमंडल में, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के लिए सामान्य निर्वाचन वर्ग के लिए पर 18% सीटें दलित को के लिए आरक्षित कर दी गई। यानी सेंटर में जो चुनाव होने लगे अब उसमें 18% दलित के लिए आरक्षित कर दिया गया। और ये सब किसके कारण हुआ, किनके कारण? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण हुआ था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबंध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मतलब आप किसी भी स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ते हैं या लोकसभा में आते हैं या संघ लोकसभा में आते हैं, उसमें नियुक्ति के संदर्भ में जो मात्र दलित वर्ग से श्रम होने का आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि वो सिर्फ दलित है इसलिए उनको फॉर्म नहीं डाला जाएगा, ऐसी बात नहीं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देख चलते हैं। ये तो पुनः समझौता था। अब गांधी जी का हरिजन अभियान था। गांधी जी का एक हरिजन अभियान चला था। इसको खास जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको हम रीडिंग डालकर एक बार आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि उतनी खास है नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फैक्चुअल उतनी आती नहीं है। तो ये सिर्फ इसको हम लाइन बाय लाइन आपको रीडिंग डालकर बता दे रहे हैं।
सांप्रदायिक निर्णय द्वारा, सांप्रदायिक, जैसे हाइलाइटर हम ले लेते हैं, सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पूना पैक्ट के द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधी जी को बुरी तरह हट कर दिया था। फिर भी गांधी जी ने पूना समझौते के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किए जाने का वचन दिया। उनमें पूना समझौता में कुछ तो कठिन थी, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं, हम जोखिम उठाने तैयार हैं। अपने वचन को पूरा करने के लिए उद्देश्य से गांधी जी ने अपने अन्य कार्यों को छोड़ दिया। यानी कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गांधी ने बहुत सारे अपना काम छोड़ दिए थे। अपने वचन छोड़ दिया था पूर्ण रूपेण अस्पृश्यता निवारण अभियान, यानी कि छुआछूत की भावना में जुट गए, यानी छुआछूत की भावना को जड़ से हटाने के लिए उनमें जुट गए। उन्होंने अपना अभियान यरवादा जेल से ही प्रारंभ कर दिया था। वो जेल में रह चुके थे, उस समय गिरफ्तार हुए थे। तत्पश्चात अगस्त 1933 में जेल से रिहा होने के उपरांत उनके आंदोलन में और तेजी आ गई। अपनी कारावास की अवधि में ही उन्होंने सितंबर 1932 में, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जेल में रहकर गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया गया तथा जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। तो ऐसा क्वेश्चन सवाल से पूछा जा सकता है कि हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। और जेल की रिहाई के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम गांधी ने 1930 में ही छोड़ दिया था। यानी गांधी जी 1930 में ही अपना साबरमती आश्रम छोड़ दिया था और प्रतिज्ञा की कि स्वराज मिलने के पश्चात ही वे साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में स्थित है वापस लौटेंगे। यानी जब एक बार छोड़ दिया उन्होंने अपना घर, हरिजन नामक शब्द जो प्रकाशन किए थे, तो उनके जो उनके उपरांत क्या, यानी जेल से निकलने के बाद साबरमती आश्रम में गांधी जी ने 1930 में छोड़ दिया था और ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, पूर्ण स्वराज मिलेगा, तभी हम साबरमती आश्रम जाएंगे। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की। वर्धा से 7 नवंबर 1933 ईस्वी को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की। नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की, और यात्रा की तो पूरे ट्रेन से की। इस पर भी एक अलग लेक्चर आने वाला है, वो हम लाएंगे। यात्रा की पूरे देश की यात्रा ट्रेन से की बस तथा लगभग 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया, यानी पैदल चले 20,000 किलोमीटर। दलितों को हरिजन नाम सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हरिजन नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? हरिजन नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए, अब है अगस्त 1934 में लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक को गिराकर सरकार ने अनुग्रहित कर पारित किया। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी अगस्त 1934 में मंदिर प्रवेश विधेयक लागू गया। इसमें इसके अंतर्गत ये था, मंदिर में कोई जा नहीं सकता था, जो है बाहर से ही कर सकते हैं।
बंगाल में कट्टरपंथी हिंदू विचारकों ने पूना समझौता के द्वारा हरिजनों को हिंदू और अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की अवधारणा को पूर्णतः खारिज कर दिया। यानी कि जो पूना समझौता द्वारा जो हरिजन को अल्पसंख्यक मिला था, उसकी अवधारणा पर पूर्णतः खारिज कर दिया गया इसको। तो दोस्तों आज का लेक्चर तो बस इतना ही। आज का कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, तब टेंशन ना ले, इतना काफ़ी है आपके किसी भी एग्जाम के क्रैक करने के लिए, सिर्फ इसमें, इस टॉपिक से। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करने से आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरे को फ़ायदा होगा, और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम अच्छे अच्छे वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।